नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग जो है क्लास 10th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, तो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस ऑब्जेक्टिव क्लास को आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करके, और आप भी खुद जो है बढ़िया से बैठ के पढ़ेंगे इसको और समझेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में। तो चलते हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। जो पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है क्या कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। आप बताइए, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। आपको ध्यान रखना है, नाविक उसी को कहते हैं जो नाव चलाने वाला होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही हंसता खेलता क्वेश्चन है। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, बताइए। तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया, बुर्बो वंश, है ना। ये बुर्बो वंश ने क्या किया, फ्रांस में जो है क्या किया, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश होगा, क्या होगा, बुर्बो वंश हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था। तो फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो सेडोन का युद्ध था। कौन सा युद्ध था, सेडोन का युद्ध। ध्यान रखना है आपको, हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है ना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, बताइए। तो किस युद्ध का बाद में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, सेडोन का युद्ध के बाद में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, टीपू सुल्तान शासक था। तो टीपू सुल्तान तो जो है शासक किसका था, आपको ध्यान में रखना है ना। टीपू सुल्तान इसमें से किसी का शासक नहीं था, है ना। तो आपको बताना है कमेंट में कि टीपू सुल्तान किसका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आपको कमेंट में बता देना है इसका आंसर कि क्या होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, आपको बताना है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो मेजिनी था, है ना। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, मेजिनी था। आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन को, और आप लोग जो है पूरा का पूरा कमेंट में हमें बताते रहेंगे, आंसर बताइएगा। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, आपको ध्यान में होगा सर, यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहते हैं। ध्यान रहेगा ना कि यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 7-8 की ओर बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस किस देश का, यहाँ से अलग होगा, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, बताइए। तो किसका रहा, तो यूनान का रहा। किसका रहा, यूनान का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी। नेपोलियन संहिता जो थी वो 1804 में लागू हुई थी। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी, 1804 में, ध्यान में रखिए। चलिए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, बताइए आप लोग कि किस प्रकार का शासन जो है स्थापित हुआ था। संवैधानिक राजतंत्र हुआ था 1830 के बाद में। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था, बताइए आप लोग, किसका संबंध नहीं था। बिस्मार्क का नहीं था, बाकी आप मेजिनी का भी था, काबूर का भी था, गैरीबाल्डी का भी था। इटली के एकीकरण में सबका, तीनों का योगदान था, लेकिन बिस्मार्क का योगदान नहीं था, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर चलिए 10 हो गया, 11 हो गया। 11 के बाद में 12 में चलते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, तो बताइए निम्न में से कौन था। तो निम्न में से ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। ध्यान रखना आपको कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन नहीं था, कौन था, तो ऑस्ट्रिया था, बाकी ये सब नहीं था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, हिगेल कौन था। तो हिगेल सर दार्शनिक था, एक फिलोसफर था। हिगेल कौन था, दार्शनिक था, ध्यान में रखना आपको, हिगेल दार्शनिक था। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, बताइए। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 में हुई थी। 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, 1871 में हुई थी, ध्यान रखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध कब हुआ था, बताइए। सेडोन का युद्ध जो है 1870 में होता है। सेडोन का युद्ध कब हुआ था, 1870 में। 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। अगला, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, बताइए। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, जो ये बिस्मार्क था, ठीक है ना, ध्यान रखना। और 1871 में कौन सी संधि हुई थी, बताइए। 1871 में जो हुई थी वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि, आपको ध्यान में रखना है। 18 क्वेश्चन नंबर 18, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, बताइए। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क उत्तरदायी था। फटाफट आप लोग उत्तर देंगे, है ना। चलिए एकदम गोली की तरह उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, वियना सम्मेलन कब हुआ था, बताइए। वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। क्वेश्चन नंबर 20,
इटली के एकीकरण का मसीहा किसको कहते हैं? इटली के एकीकरण का मसीहा जो है गेरिबाल्डी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गेरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, काउंट काबूर को नियुक्त किया विक्टर एमेन्यूल ने किस पद पर किया? ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री के पद पर। काउंट काबूर को विक्टर एमेन्यूल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो विक्टर एमेन्यूल ने जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 22, जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी, तो जालबेरिन जो एक संस्था थी वो व्यापारियों की संस्था थी। क्या थी जालबेरिन एक संस्था? व्यापारियों की। ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो किस में कर दिया गया? लॉसने सम्मेलन। लॉसने सम्मेलन। लॉसने सम्मेलन। ध्यान रखना है। 24 में है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किसके योगदान से इटली के एकीकरण का पूर्ण हुआ? इनमें से सभी, माने मैजिनी का जो है योगदान रहा, काउंट काबूर का रहा, विक्टर एमेन्यूल का रहा, सबका जो है इसमें योगदान रहा, तब इटली का एकीकरण संभव हो पाया। क्वेश्चन नंबर 25, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल जो था ना वो किसका दार्शनिक था? जर्मनी का दार्शनिक था। हिगेल जो है जर्मनी का दार्शनिक था। ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था वो था राजतंत्रों का पुनः स्थापित करना। राजतंत्रों का क्या करना? दोबारा से स्थापित करना, वियना कांग्रेस का ये मुख्य उद्देश्य। 27 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बताइए आप लोग, फ्रांसीसी क्रांति जो है कब हुई थी? है ना, 1789 में। ध्यान में रखना आपको, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। 1789। 28 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा विश्वविद्यालय जो है वो जर्मनी में स्थित है। जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में स्थित है। ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का संबंध जो है वो किस देश से है? तो आपको ध्यान में रखना, हंगरी से है। कोसूत का संबंध किस देश से है? हंगरी से है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तक हुआ, और 30 में आप लोग बताइए कितना क्वेश्चन आपसे सही सही बन पाया है। ठीक है ना? ठीक है, चलते हैं अगला 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ध्यान में रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संगठन किसने किया? तो लाल कुर्ती नामक संगठन जो है किसने किया? मेजनी ने किया। किसने किया? मेजनी ने किया। लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 33। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था वो क्या हुआ था? 1864 में। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 में। ध्यान रखना आपको, हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देखिए रखिएगा। क्वेश्चन वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आप लोग, और तब जाके इसको ध्यान रखिएगा। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? बताइए। इटली का एकीकरण जो है 1871 में पूर्ण रूप से पूरा का पूरा हो गया। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो था ना वो फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप किसका शासक था? फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप फ्रांस का शासक। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, बाकी सब ये तीनों देश था। 37, बहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बहेमिया जो है इसमें से ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। बहेमिया किसके अधीन था? ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। अगला क्वेश्चन 37, 38, 1871 में वियना प्रथम कहाँ का सम्राट बना? विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो आपको ध्यान रखना है, जर्मनी का सम्राट जो 1871 में विलियम प्रथम बना था। लुई सोलवे को फांसी कब दी गई? तो लुई सोलवे को जो फांसी दी गई थी वो 1793 में। लुई सोलवे को फांसी कब दी गई थी? 1793। चलिए 39, 40, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? अपने आप को जो है आत्मसमर्पण करवा दिया। तो जापान ने जो है क्या कर दिया? पोट्सडम की घोषणा के बाद में जो है आत्मसमर्पण कर दिया। तो जापान, ध्यान रखना जापान। चलिए 40 तक हम लोग पहुंच गए, है ना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे है ना, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा जो था वो कौन था? तो विक्टर एमेन्यूल जो है सार्डिनिया का राजा था। विक्टर एमेन्यूल कहाँ का राजा था? सार्डिनिया का राजा था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो आपको ध्यान रखना इनमें से सभी, यानी कि मेजनी होगा, काबूर होगा, गैरीबाल्डी होगा, यानी कि अर्थात इनमें से सभी। ठीक है। 42, 43 क्वेश्चन में चलिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बताइए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। चलिए
43, 44। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किसको कहा जाता है? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद में 45, निम्न में से कौन जर्मनी का चांसलर था? तो जर्मनी का चांसलर निम्न में से कौन था? तो बताइए, बिस्मार्क जी जो थे, बिस्मार्क थे जर्मनी का चांसलर। 46 नंबर क्वेश्चन, नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? बताइए, नेपाल्स की क्रांति जो हुई थी वो 1821 में हुई थी। नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में, 1821 में। अगला क्वेश्चन, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोन के युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई? फ्रांस की पराजय हुई। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोन की, फ्रांस की हुई। 48, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? किसने की थी, है ना? तो आपको ध्यान रखना, बिस्मार्क ने की थी। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सेवा लागू की थी? बिस्मार्क ने लागू की थी। और क्वेश्चन है क्या, चलिए 50 बोले थे आपको, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बताइए, बुर्बो होगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा आंसर? बुर्बो वंश हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बुर्बो वंश, है ना। आगे क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर ये आपका 50 नंबर, 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में टाबुर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो आपको क्रीमिया जो है ना, ध्यान रखना है क्या, है ना। इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। हमें लगता है फ्रांस, लेकिन आप लोग जो है इसका कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए जो है होमवर्क के रूप में मिल गया, और ये कमेंट में आप हमें बता दीजिएगा। तो हम लोग इतना 50 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन में आप लोग जो है कितना सही कर पाए हैं ये हमें जरूर बताइएगा, है ना। और इसी प्रकार आप लोग चाहते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन जो लेके आए, तो आप लोग आस्था कोचिंग क्लासेस के साथ में जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगला क्लास में, अगला वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, और कैसा पढ़ाई आप लोग का चल रहा है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।